चलिए तो देखो, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब आप लोगों को लगता है डिफिकल्टी होगा ऑब्वियसली। 3 पार्ट हम इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, है ना। शुरू करते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक्स के साथ। तो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो होता है सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम क्या करते हैं, जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक वो चीज जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक, उसको तो हम बोल देते हैं सिस्टम, और उसके बाद दुनिया में जो भी कुछ बच गया उस सबको हम क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग। सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको आप पढ़ना चाहते हो, जिसका आप थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। उसके बाद इस दुनिया में जो भी चीज़ बच गई वो सब किस में काउंट होती है, सराउंडिंग। तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है, एक्चुअली हम लोकल सराउंडिंग्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको जलाऊं तो इसका इफेक्ट आगरा में तो होने से रहा है ना, इसका इफेक्ट तो यहीं पे होगा, उसे तो बिल्डिंग से बाहर ही नहीं जाए इसका इफेक्ट। तो सराउंडिंग तो पूरी दुनिया है, लेकिन एक्चुअली हम कहाँ पर देखेंगे इसका इफेक्ट, आसपास, लोकल सराउंडिंग। तो उसको हम जनरली अपनी सराउंडिंग कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल सराउंडिंग सारी ही होती है। दूसरा आपको समझा दूं, सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग वो जगह होती है जहाँ पर बैठकर आप सिस्टम के अंदर चेंज देखोगे। आपको चेंज देखना है सिस्टम के अंदर, घुस के नहीं देख सकते आप। जैसे मान लो हम एक भट्टी में मान लो कोयले जला रहे हैं, तो कोयला जलने का जो प्रोसेस है उसमें कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, वो हमें पता करनी है, उसको पढ़ना है हमें। तो ऐसा ना हम भट्टी के अंदर जाके बैठ जाएंगे कोयले के ऊपर ही कि हाँ भाई जल देखे कैसे जलता है तू, है ना। भट्टी जल रही होगी, हम कहाँ बैठे होंगे, बाहर, और हम ही ऑब्जर्व करेंगे कोयले के जलने से हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो सराउंडिंग वो जगह होती है जहाँ से बैठकर आप सिस्टम को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। बोलो, बात समझ में आती है। सिस्टम 3 तरह का होता है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। क्या क्या होता है? तो ये सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन इनके ऊपर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, बोथ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर, ध्यान रखना, एनर्जी बोल रहा हूं, हीट नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एनर्जी ट्रांसफर के 2 मोड होते हैं, हीट और वर्क। ठीक है, तो जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो उसे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ओपन। जहां पर सिर्फ किसका ट्रांसफर हो, ओनली एनर्जी, नो मैटर ट्रांसफर, तो उसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलेंगे, क्लोज्ड। यहां पर ना तो एनर्जी का हो, नाइदर एनर्जी नोर मैटर, तो उसे हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का सिस्टम। जैसे आपसे बोलूं कि एक सिस्टम है वो अपनी सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, बताओ आइसोलेटेड होगा या नहीं? होगा। एक सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, आइसोलेटेड नहीं होगा। क्यों? हाँ, हीट है ना, वर्क तो हो सकता है। मैंने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले, एनर्जी ट्रांसफर के 2 मोड है, हीट वो ले ना ले पर वर्क तो कर सकता है। तो वर्क करेगा तो फिर वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा। बोलो, समझ में आता है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी चीज सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं वॉल या फिर बाउंड्री। बाउंड्री एडियाबैटिक हो सकती है और डायथर्मिक हो सकती है। डायथर्मिक का मतलब जिसके थ्रू हीट आ जा सकती है, एडियाबैटिक मतलब जिसके थ्रू हीट आ जा नहीं सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। चलिए, बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है यहां पर, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए क्या होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज, आप तो देखो, आपको पहचानिए ना, कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। चलो किसी प्रॉपर्टी का नाम लो, अपन पता करते हैं वो एक्सटेंसिव होगी, इंटेंसिव। वॉल्यूम। चलो देखो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव पता करने में क्या करते हैं, हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोज सिस्टम। और उस क्लोज सिस्टम को हम टुकड़ों में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? बांटने पर जिसकी वैल्यू बदली
वो तो होगी एक्सटेंसिव, और जिसकी वैल्यू नहीं बदली वो कैसी होगी, इंटेंसिव। जैसे आपने बोला वॉल्यूम, बताओ मैं इस डब्बे के 3 टुकड़े कर दूं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, 3 इक्वल टुकड़े किए हैं, पूरे डब्बे का वॉल्यूम था V, बताओ इसका डब्बे का वॉल्यूम कितना होगा, V/3 होगा, नहीं होगा, बदला नहीं बदला, तो बताओ कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ठीक है, मान लो इस पूरे डब्बे का मास था m, आपने 3 टुकड़े कर दिया, हर टुकड़े का मास m/3 m/3 m/3, बताओ 3 टुकड़े हो गए, मास चेंज हो गया, मास भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। मान लो जब ये पूरा एक डब्बा था तो इसमें गैस के n मोल्स थे, बताओ अब n/3 n/3 n कहाँ रहेंगे, मोल्स तो n/3 हो जाएंगे ना, 3 टुकड़े हो गए तो। लेकिन इस गैस की डेंसिटी अब भी d रहेगी, d रहेगी, d। अच्छा मान लो प्रेशर P होता तो P क्यों, pressure acts in all the direction equally। आपने अरे तो डब्बे के 3 टुकड़े कर दिए मैंने, तीनों का प्रेशर P रहेगा या P/3, हाँ भाई, जितने मोल्स कम हुए उतने वॉल्यूम भी कम हो गया, P = nRT/V, तो प्रेशर क्या रहने वाला है, तीनों जगह पर सेम। बताओ कैसी प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर T/3 होगा, T रहेगा ना, तो बताओ कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव। समझ पा रहे हो। रेजिस्टेंस, इंटेंसिव क्यों, अगर इसका रेजिस्टेंस R होता तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस R/3, इसका R/3, लेंथ 1/3 हो गई ना, तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, तो वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी होगी, समझ पा रहे हैं। pH, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये एक सोल्यूशन है, इसकी pH है 2, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो pH 1 हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। मोलैरिटी, इंटेंसिव, pH मोलैरिटी से तो आती है। मान लो सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 है तो 2 टुकड़े पकड़ने पर A11 थोड़ी हो जाएगी। पेप्सी की एक बोतल में से एक ग्लास निकाल लो तो पेप्सी की बोतल और ग्लास का टेस्ट अलग अलग होता है क्या, मस्त तो मस्त क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो आप रट नहीं सकते हो, आपको कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो, टुकड़े करने पर वो बदल रही है क्या, बदल रही है तो एक्सटेंसिव है, और नहीं बदल रही है तो क्या है, इंटेंसिव है। बोलो समझ में आता है। दूसरा ये आप ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट फॉलो एडिशन लॉ, whereas extensive properties follow addition law। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। दूसरा, अगर A और B दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, these are two extensive properties, तो आप ध्यान रखना A upon B and dA upon dB ये दोनों ही कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, इंटेंसिव। तो जैसे आपने बात की मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो मोलैरिटी क्या बन गई, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवीजन हमेशा कैसा होगा, इंटेंसिव। दूसरा, अगर आपने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is represented as per unit mass, per unit mole or per unit volume, it becomes intensive। जैसे आप बोलो हीट कैपेसिटी,
कैपेसिटी एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। तो सिंपल से आता है ना, आयरन का ये एक ब्लॉक है, आयरन का ये एक ब्लॉक है, मेरे को दोनों का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ाना है, बताओ किसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी? बड़े वाले को। तो फिर कहाँ इंटेंसिव? साइज पे डिपेंड कर रही है ना। तो एक्सटेंसिव है, ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। लेकिन वही मैं आपसे बोल दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या फिर मैं आपसे कह दूं मोलर हीट कैपेसिटी। तो बताओ ये कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी? इंटेंसिव। बोला समझ में आता है? तो आपको पहले तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप मिलोगे, अभी हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। इंटरनल एनर्जी, हाँ, एंथैल्पी, H, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? एक्सटेंसिव। तो देखो एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर एंथैल्पी कैसी होगी? इंटेंसिव। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? चलिए, क्या आप स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन जानते हैं? स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। अगर आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर लेकर गए, ये स्टेट 1 है, स्टेट ए, ये स्टेट है 2, स्टेट बी, ठीक है? तो यहां से यहां जाने पर कुछ चीजें होती है जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, उन्हें तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस। वो चीजें जो उसको फॉलो किए गए पाथ पर भी डिपेंड करती है, उन्हें हम लोग क्या है? पाथ फंक्शंस। जैसे मैं बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। चाहे ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं सेम आएगा, लेकिन दोनों की डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। तो बताओ डिस्टेंस कैसा फंक्शन हुआ? पाथ फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा फंक्शन हुआ? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें पाथ से कोई लेना देना, वो सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो ये सभी के सभी स्टेट फंक्शंस भी हैं। ठीक है? तो मैं अगर आपके सामने स्टेट फंक्शंस के नाम लिखूं तो देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सभी के सभी क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस होते हैं। वहीं अगर मैं आपसे पाथ फंक्शंस की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे 2 ही पाथ फंक्शन है, एक हीट Q और दूसरा क्या होता है? वर्क W। ठीक है? अच्छा, पाथ फंक्शन सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। सही है गलत? पाथ फंक्शन सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। गलत है। हम क्या उल्टा कर लेते हैं? स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पाथ फंक्शन पाथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, इनिशियल फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। वो बदल गई तो पाथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हो? उल्टा ट्रू नहीं है। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड, लेकिन पाथ फंक्शन पाथ पर भी डिपेंड करता है और इनिशियल फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। चलिए, एक और छोटी चीज जो आपको यहां समझनी होगी, अगर ए मेरे पास एक स्टेट फंक्शन है, ये आपको डिफरेंस समझना होगा, इनमें कई लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता ये। और मान लो बी मेरे पास एक पाथ फंक्शन है, तो बताओ डी ए को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए। बताओ डीबी को क्या बोलेंगे? चेंज इन वर्क डन, मतलब जैसा क्या बोले, डेल्टा यू, डेल्टा चेंज इन स्टेट। एक मिनट सर, स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन टाइप का, स्मॉल वैल्यू। देखो, आप लोगों ने डीडब्ल्यू लिखा है, डीडब्ल्यू कई बार लिखा है, तो आप इसको क्या लिखते हो? स्मॉल वर्क। आपने कभी लिखा स्मॉल चेंज इन वर्क? नहीं सर, नहीं लिखा ना? क्यों नहीं लिखा? पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन है। क्या है?
पाथ फंक्शन जब हम ये चेंज लिखते हैं तो एक्चुअली चेंज नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। स्टेट फंक्शन का स्मॉल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका आप चेंज देख रहे हो, क्योंकि स्टेट फंक्शन में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हम उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट पर क्या देखते हैं, चेंज। पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, तो हर पाथ पे हर पॉइंट पर उसकी एक कुछ ना कुछ छोटी छोटी वैल्यू आएगी, सबको ऐड करते जाओ तो आपको पूरे पाथ की वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? नहीं है ना? जैसे आप मान आप जेईई में सिलेक्ट हो जाओगे तो जो आपको देखने वाले हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, वो ये देखेंगे आप कोटा गए, आप सिलेक्ट हुए, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे। वो दो केस बनाएंगे, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट हुआ तो आपकी वाहवाही करेंगे, सिलेक्ट नहीं हुआ तो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। सामने बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसे ही। बोलेंगे वे देख कोटा गया था, कुछ भी नहीं ऐसा, पापा के पैसे बिगाड़ के आ गया, है ना? तो ये केस बनता है। लेकिन जब आप सिलेक्ट हो गए तो एक्चुअली क्या हुआ, आपका हर दिन का एफर्ट काउंट हुआ, सारे एफर्ट जुड़कर किस में कन्वर्ट हुए, रिजल्ट के अंदर। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे आप हर स्टेप पे कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। पूरे रास्ते का जब वर्क ऐड हो जाएगा तो आपको ओवरऑल वर्क मिल जाएगा। तो समझना आप, जब हम पूरे स्टेट चेंज की बात करेंगे, यहां से यहां पहुंचे तो यहां से यहां के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप एक स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको उसकी वैल्यू में ओवरऑल चेंज मिलता है। ये आपको याद नहीं रखना, मैं सिखा रहा हूं, अपन आगे यूज करेंगे। तो a1 से a2, स्टेट 1 पर वैल्यू थी a1, स्टेट 2 पर थी a2, तो आपको डेल्टा ए मिल जाएगा a2 माइनस a1। जब आप एक पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे इनिशियल से फाइनल स्टेट पर तो आपको उसकी ओवरऑल वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? ओवरऑल वैल्यू। तो ये डिफरेंस आपको सीखना होगा। स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलता है, उसके अंदर नेट चेंज। पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलती है आपको, उसकी ओवरऑल। यहां तक कर सकते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आओ मिलना शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, पैरामीटर्स से। मुझे आपके पास सबसे पहला पैरामीटर है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है और कैसे हम उसे काम में लेते हैं। बहुत ही आसान है, नाम से ही पता लग रहा है, अपने खुद के अंदर की एनर्जी, अंदर की आग, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी। तो देखो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, मैं आपको डिफाइन इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि जैसे डिफाइन करते हैं वैसे हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हम ये बोलते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम मान लो गैस है कोई, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? तो ये सिस्टम कहां पर है? पहली बात तो रेस्ट पर है, कि अगर ये रेस्ट पर नहीं होगा, सिस्टम मूव कर रहा होगा, तो जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वही गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो ये सिस्टम डब्बा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल उनकी स्पीड भी कितनी होगी, तो उससे उनको क्या मिल रही होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। दूसरा, यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, सो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है? इन दो चीजों के बाद इस सिस्टम में जितने भी टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं उन सबको जोड़ दो, तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? सो सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। देखो जैसे मान लो इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है। प्लस मान लो इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, या फिर ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, और भी जितने भी टाइप की एनर्जी हो सकती है जो आपको शायद पता भी हो और नहीं भी पता हो, उन सबको जोड़ दो तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, देखते जाओ, भूलते जाओ, कुछ याद रखने का, बेसिक टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम इस तरह से एनर्जी जोड़कर नहीं निकाल सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सीखनी है, वो ये है कि आप एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल दो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इट्स वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू में सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज। अब इसमें कहानी तो बहुत सारी होती है पर काम की नहीं है, मैं सिर्फ आपको काम की चीज सिखा रहा हूं। तो अगर आपको किसी सिस्टम की एनर्जी में चेंज निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, तो उसका फॉर्मूला होता है n CVM dt। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, क्या होता है, n CVM dt। ये फॉर्मूला एक आइडल गैस के लिए हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक, लेकिन उसके अलावा बाकी सब के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर एप्लीकेबल है। कहां पर एप्लीकेबल है, सो दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर फॉर एन आइडल गैस। आपको यही केस मिलेगा, चिंता मत करो। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अदर सिस्टम्स। अदर सिस्टम मतलब सॉलिड, लिक्विड, रियल गैस जो है, उनके लिए फॉर्मूला कहां पर रीड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो आप चिंता मत करो, मेरी गारंटी है आपको, इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल चेंज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n CVM dt, शॉर्ट फॉर्म से यूज करना, du इक्वल टू n CVM dt। अब अगर आपको इसमें ओवरऑल चेंज निकालना है, डेल्टा u, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। अब आप मैथ्स वाले हो, इतना आप समझते हो कि इसके दो केस बन सकते हैं, या तो CV टेम्परेचर का फंक्शन होगा या फिर CV टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा। तो अगर CV टेम्परेचर का फंक्शन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको यहां रख के और इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन अगर CV टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, इफ CV इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन तो देखो NCVM बाहर आ जाएगा, T2 माइनस T1, तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n CVM इंटू T2 माइनस T1। तो ये बन गया डेल्टा U का फॉर्मूला। आइडल गैस के लिए CVM टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, आइडल गैस के लिए ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। क्या हो गया फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल्स टू n CVM डेल्टा T। ये आपको याद रखना है, बोलो समझ में आ रहा है। 95% टाइम्स आप इसको यूज करोगे, सिर्फ 5% केसेस में CVM फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। तो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोल दूं कि फॉर अ सॉलिड CVM की वैल्यू लेट्स से हमारे पास होगी कुछ 2T प्लस 3, ठीक है, या ऐसा कर लो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2T प्लस 3। इसका टेम्परेचर आपने 300 से 400 चेंज किया, बताओ डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी। तो बता देते हैं भाई, डेल्टा U इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, मान लो 1 मोल गैस है, एक CVM की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2T प्लस 3 dt फ्रॉम टेम्परेचर 300 टू 400। अब बताओ क्या केमिस्ट्री बची हुई, मैथ से सॉल्व करो, मजे करो, सही है। चलिए, तो आपके लिए डेल्टा U का यही फॉर्मूला है, NCVM इंटू T2 माइनस T1, जब CV टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा हो। अगर डिपेंड कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई दिक्कत, इतना ही समझना, आपको दिमाग लगाना। अब देखो इसके भी दो एस्पेक्ट हैं भाई। देखो कैलकुलेट करने पर या तो डेल्टा U क्या आ सकता है, लेस देन 0, और या डेल्टा U क्या आ सकता है, ग्रेटर देन 0। तो देखो n और CV तो नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, तो डेल्टा U लेस देन 0 आया, इसका मतलब T2 क्या होगा, लेस देन T1। इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हुआ होगा, डिक्रीज। या उल्टा बोल लो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। सिमिलरली यहां पर T2 क्या आएगा, ग्रेटर देन T1, और टेम्परेचर क्या हुआ होगा, इंक्रीज। बोलो कर सकते हैं, कोई डाउट है किसी को। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखें अपना अगला टर्म, जिन्हें हम बोलते हैं हीट एंड वर्क। क्या बोलते हैं, तो हीट तो आप सभी जानते हो क्या होती है, हाँ, गर्मी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक। और ये तो गांव का बच्चा जानता है,
कि जब हीट रिलीज होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट कैसी होती है? पॉजिटिव। इससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये भी बताना पड़े तो फिर इससे बड़ा लाहौल कुव्वत क्या हो सकता है। देखिए, वर्क इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क दो तरह का होता है, एक होता है पीवी वर्क और एक होता है नॉन पीवी वर्क। तो नॉन पीवी वर्क से तो हम बाद में बात करेंगे। नॉन पीवी मतलब जहां पर प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम में कोई चेंज, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, डेल्टा जी, जैसे मस्कुलर वर्क। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं मस्कुलर वर्क कर रहा हूं, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि मेरा हाथ सिकुड़ गया या हाथ फैल गया। ठीक है, नहीं होता है, आपका होता है, मेरा नहीं होता है। ठीक है, उसको मस्कुलर फटीग बोलते हैं, वर्क नहीं बोलते हैं। पीवी वर्क जहां पे किसी प्रेशर अगेंस्ट क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पीवी वर्क। यहाँ पर आप देखें, हम लोग मेनली पीवी वर्क से डील करेंगे। तो पीवी वर्क से हम डील करें उससे पहले आपको दो प्रोसेस सीखने होंगे। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये चलो इससे बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक यूज करना सिखा दूं। तो पीवी वर्क का हम एक फॉर्मूला बनाते हैं W। ठीक है, एक्चुअली इसको हम लिखते हैं DW। तो DW इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू DV। ये पढ़ा है आप लोगों ने सभी ने, इतना तो फिजिक्स में पढ़ते हो आप। तो बताओ W कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? उसकी ओवरऑल वैल्यू। तो अगर आप ओवरऑल वैल्यू निकालो W, तो W का फॉर्मूला क्या बन जाता है? माइनस, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लो इंटू V2 माइनस V1। अभी थोड़ा और डिटेल में रिवर्सिबल की बात करेंगे, तब देखेंगे, बट अभी तो आप बेसिक समझ लो। तो ये मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। अगर किसी गिवन प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम में चेंज हो तो हम P डेल्टा V से उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस थी, मैंने उसको 2 atm प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड किया फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर। बताओ वर्क डन कितना होगा? तो प्रेशर है 2 atm, माइनस साइन हमेशा साथ में आएगा, ठीक है, इनटू V2 माइनस V1, ये आ गया वर्क। यूनिट से भी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको आना चाहिए वर्क का साइन कन्वेंशन। क्या आना चाहिए? साइन कन्वेंशन। तो ये फिजिक्स से उल्टा है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला फिजिक्स से उल्टा है। फिजिक्स में फॉर्मूला था W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, हमने एक माइनस पहले लगा लिया, हम ज़्यादा समझदार बन गए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप वर्क का फॉर्मूला लिखोगे हमेशा माइनस साइन के साथ ही लिखना है। तो देखो, अगर केमिस्ट्री में वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी अब आगे क्वेश्चंस करोगे, वहां देखोगे, यहाँ खेल जाता है लैंग्वेज में। सो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो कैसा होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। जैसे आपको समझा इसका मतलब, मैंने बोला कि एक प्रोसेस है, उसमें वर्क हुआ -50 जूल। कितना हुआ? आपसे पूछो, बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 50 है। वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 50। भाई माइनस साइन यही तो बता रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आप मुझसे पूछ ही रहे हो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम तो 50 जूल है, माइनस आ गया ना बाय द सिस्टम के अंदर। तो अगर आप मुझसे पूछे वर्क डन बताओ तो मैं बोलता हूं -50 जूल। ये समझाने के लिए आपको कि वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। आपने मुझसे पूछ ही लिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो भाई वो तो मैं 50 जूल बोलूंगा। बोलो समझ में आता है? कि छोटी चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए, इंटरनल, अच्छा यूनिट्स, इस चैप्टर में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ गलतियां कर सकते हो। तो एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो तो होती है जूल। पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ अगर मैं प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में लूँ तो ATM इंटू लीटर एक नई यूनिट बन गई। तो यहाँ वो बहुत काम में आती है। तो 1 ATM इंटू लीटर जो होता है वो 101.3 जूल या फिर 24.3 कैलोरी के बराबर होता है। अगर प्रेशर बार में ले लो तो 1 बार लीटर की यूनिट बनती है जो कि 100 जूल के बराबर होती है। तो ये आपके काम में आती रहेगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि 1 ATM किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। हाँ, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके चैप्टर में बहुत काम में आएगा।
कॉपी करो, हमने अपने टर्म्स पढ़ लिए, अब हम सीखते हैं अपना एक लॉ जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सही है, बढ़िया, एक बार में। हाँ, तो देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात तो ये बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्म, क्योंकि आप सभी जानते हो, लिख रहा हूं मैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू टोटल। अगेन ये फिजिक्स से थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क का साइन क्या होता है? नेगेटिव। फिजिक्स में फर्स्ट होता है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो प्लस डब्ल्यू की जगह माइनस डब्ल्यू लिखो तो आपको अपने आप ये मिल जाएगा। तो कन्वेंशन हमारे अलग हैं, लेकिन आंसर सबके क्वेश्चन का क्या आने वाला है? सेम। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो सेम वही आप फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हो, बस साइन का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका आंसर केमिस्ट्री में -50 आया तो फिजिक्स में वो कितना हो जाएगा? +50। इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। चलिए खैर, अब मैं बार बार फिजिक्स पे नहीं जाऊंगा। ध्यान दें, मैंने यहाँ डब्ल्यू टोटल लिखा है। डब्ल्यू टोटल का मतलब क्या है? कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या बनता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। पीवी भी होता है प्लस नॉन पीवी भी होता है, दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन हम सिर्फ कौन सा कंसिडर करते हैं? पीवी वर्क। तो हम पूरे चैप्टर में वही कंसिडर करेंगे। इफ वी कंसीडर पीवी वर्क ओनली, एक्चुअली आपको बताऊं, अगर जेई मेंस ये लिख कर दे देना तो कम से कम मिनिमम 40% लोग गलती करके आएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि नॉन पी वर्क भी आ सकता है इसके अंदर। वो जो हमेशा खेलते हैं तो पी वर्क में ही खेलते हैं, हम भी इसके बाद पी वर्क में खेलेंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ को पीवी और नॉन पीवी दोनों वर्क ऐड करके कंप्लीट करता है, लेकिन हम सिर्फ अभी कौन सा वर्क कंसिडर कर रहे हैं? पीवी वर्क। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लॉ में वैल्यूज रखनी आनी चाहिए। जब भी आप फर्स्ट लॉ में वैल्यूज रखें, बिवेयर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे घर के बाहर बोर्ड होता है ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बस ऐसे बिवेयर ऑफ यूनिट्स है। कहीं ना कहीं आपको ये काटेगी जरूर चैप्टर के अंदर, बहुत बढ़िया से काटेगी। इंजेक्शन लगाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा आपको 10 दिन 15 दिन का रिजल्ट आएगा तब, उससे पहले मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप पेपर में क्वेश्चन आया तो एक बार मुझे जरूर याद करना कि मैं आपसे हर बार बोलता था कि यूनिट चेक कर लेना, आंसर देने से पहले अपनी यूनिट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए इन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। किस्मत अच्छी हुई आपके तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बोलेगा कि एक गैस है, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया है फ्रॉम लेट्स से 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट 2 atm प्रेशर। ठीक है, इस प्रोसेस में सिस्टम ने लेट्स से कुछ 800 जूल हीट एब्जॉर्ब की। बताओ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? ठीक, तो आपको दिख रहा है सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है? 800 जूल। अच्छा, साथ में यहां पे आपको सारी वैल्यूज विद साइन रखनी है। ठीक है, तो आप देखो Q कितनी हो गई? +800। प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रहा है, वर्क निकाल सकते हैं। बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। सही है, बताओ वर्क कितना आ गया? -10। लेकिन -10 क्या? यूनिट, ATM इंटू लीटर। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आप हमेशा गलती करके आओगे ही आओगे। थर्मो में हर क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ यूनिट जरूर लिखो। तो ATM, अब देखो ये जूल और ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप ध्यान देते हो और गलती करते हैं। दिख रहा है मुझे ये जूल में है और ये ATM लीटर में है, तो बताओ इसको भी किस में बदलूंगा? जूल में। तो इंटू 101.3, तो बताओ वर्क कितना आ गया? -1013 जूल। अब निकाल लो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। बताओ कितनी हो गई? -213 जूल। यानी सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका साइन कैसा है? नेगेटिव आ रहा है। बोलो समझ में आता है?
तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लॉ यूज करना आना चाहिए वैल्यूज के साथ, फिर यदि अलग अलग प्रोसेस से बात करेंगे तब और डिस्कस कर लेंगे, बट हाल फिलहाल आपको इतनी सी चीज तो आनी ही चाहिए। कोई डाउट? आगे चलूं? चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद देखें एक और चीज, वर्क के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि आपने देखा किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है -P एक्सटर्नल इंटू dV, या फिर शुद्ध शब्दों में बोल दो तो W इक्वल टू क्या बन गया, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब देखो केस हो सकते हैं दो, या तो हुआ कंप्रेशन या फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। बताओ जब कंप्रेशन होगा तो V2 के लिए क्या आएगी, V1 से कम, तो बताओ V2 माइनस V1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। या फिर अगर वर्क पॉजिटिव है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, अच्छा मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। कंप्रेशन का वर्क हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर कहीं वर्क पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन। सिमिलरली जब एक्सपेंशन होगा तो बताओ V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा, तो बताओ V2 माइनस V1 कैसा होगा, पॉजिटिव, तो बताओ W कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यानी एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। कैसा आता है, एंड वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क है, सो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, एंड बाय द सराउंडिंग्स। और अगर W नेगेटिव है सो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। भाई सिस्टम किसी को धक्का मारेगा तो सराउंडिंग को तो धक्का मार रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कनेक्ट करने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड चेंजेस टू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, बताओ इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। क्यों? सर इधर बॉन्ड तोड़ रहा है, इसका मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आपने थर्मो पढ़ लिया ना एक बार तो? क्या? हाँ बोलो। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा? एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नेगेटिव को क्या बोलते हैं, बाय द सिस्टम। हाँ पता है मुझे। तो देखें ये सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा? तो बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और बताओ एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। सो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। बाय ऑन, बाय किसकी, बाई बाय द सिस्टम। क्यों? एक मोल से 2 मोल, एक मोल गैस से कितना बन रही है, 2 मोल गैस। ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का वर्क फिर से नेगेटिव बाय द सिस्टम। हाँ भाई, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस ऑन द सिस्टम। 4 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम, वर्क विल बी डन। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिएक्शन लिख के दे देगा, बोलेगा था वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो आपको देखना है कि एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन, आराम से देखना होता है वो तो अभी देखा ही था आपने, आराम से किया था। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम होगा या फिर ऑन द सिस्टम होगा। बोले यहाँ तक कहानी समझ में आती है? यहाँ तक कहानी समझ में आती है तो फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ 2 प्रोसेसेस। एक जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जब तक आपको इन दोनों का ज्ञान नहीं है आपका ज्ञान अधूरा है। और दूसरी होती है इरिवर्सिबल, या चलो अभी नहीं, पहले मैं आपको ये एंथैल्पी से और मिलवा दूं। देखें एक और टर्म दैट इज एंथैल्पी, कैपिटल H।
ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी एक्चुअली कोई टर्म नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। दिस इज डिफाइंड एज एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, यही इसकी डेफिनेशन है। देखो u एक स्टेट फंक्शन है, p एक स्टेट फंक्शन है, v एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए एंथैल्पी भी कैसा फंक्शन होती है? स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया नहीं था, आप चाहो तो लिख लेना। इंटरनल एनर्जी भाई जैसे मान लो एक गैस के 5 मोल है और एक गैस के 50 मोल हैं, बताओ किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? उसमें जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा, है ना। तो जो चीजें नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं वो सब कैसी होती हैं? एक्सटेंसिव। तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, इसलिए एंथैल्पी भी कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव। चलिए दूसरी चीज, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज। तो बताओ DH इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? DU प्लस DPV। क्या बनेगा? DU प्लस DPV। ठीक है, या चलो इस चीज को मैं बाद में काम में लूंगा, अभी तो इतना छोड़ दो लिख के। अगर आपको किसी सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी चेंज, तो ये आप मुझ पे भरोसा रख के याद रखें, जैसे आपने मुझ पे इंटरनल एनर्जी में भरोसा रखा था। एंथैल्पी चेंज DH का फॉर्मूला हम लगाते हैं N CPM dt। बताओ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? N CVM dt। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N CPM dt। फिर से वही कहानी, अगर आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट N CPM dt। बताओ कितने केसेस? या तो टेम्परेचर करता है या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड। तो अगर CP इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको ये वाला केस मिलने वाला है मोस्टली। तो अब CPM को बाहर निकाल लो, तो बताओ डेल्टा H का फॉर्मूला क्या बन गया? N CPM इंटू T2 माइनस T1। तो यहां से देखें आपने दो नए फॉर्मूले सीखे, एक H का और एक डेल्टा U का। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? N CVM इंटू T2 माइनस T1, और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है? N CPM इंटू T2 माइनस T1। ये दोनों फॉर्मूले आइडल गैस के लिए हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी सिस्टम्स के लिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर और ये कांस्टेंट प्रेशर पर वैलिड है। बोलो बात समझ में आती है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब CPM CVM, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आती होगी। CPM CVM का नाम तो सुना होगा फिजिक्स में, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही आती है वो। पर मैं आपको बता दूं, आपके पास अलग अलग गैसेस होती है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, पॉलीएटोमिक। ठीक है, डायटोमिक। डायटोमिक में दो के, एक तो डायटोमिक बनती है और एक बनती है पर ट्राइएटोमिक लीनियर, और एक आपके पास बनती है पॉलीएटोमिक। और ट्राइएटोमिक नॉन, हाँ वो सब एक ही उसमें आ जाएंगी, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर। ठीक है, तो CVM अगर आपको सिस्टम के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है FR/2। क्या होता है? यहां पर F होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है? और एक बार CVM आ गया तो उससे हम CPM निकाल सकते हैं यूजिंग CVM प्लस R। ठीक है, और एक होता है गामा, जिसकी वैल्यू होती है CPM अपॉन CVM। ठीक है, तो वो क्या होता है? गामा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लाहौल बिला कुव्वत। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिख लो, गामा को इधर ले आते हैं। क्या हमारा गामा फ्रेम से आउट हो गया है? मामा नहीं, गामा। लिख लिया? हो गया? तो देखें गामा की वैल्यू CPM अपॉन CVM के बराबर होती है। ऑल्दो मुझे सब नहीं बताना चाहिए, आपको कितना पता होना चाहिए, बट ठीक है चलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक मॉलिक्यूल कितने इंडिपेंडेंट तरीके से घूम फिर सकता है। आप तो तैयार रखना, जितने तरीकों से वो घूम और फिर सकता है वही उसकी क्या होती है? डिग्री। आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, इनफाइनाइट नहीं है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ही है आपके पास। आप ह्यूमन तो ट्रांसलेट तो कर पाता है, रोटेट कहाँ करता है? और शक्तिमान तो है नहीं कि यूँ घूमते हुए चलेंगे अपन, है ना। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होती है। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी चीज अगर ट्रांसलेट कर रही है तो ट्रांसलेट करने के लिए उसके पास 3 डायरेक्शन है, X, Y
और z। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट तरीके जिससे सिस्टम मूव कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट, अब आप जैसे x के अलॉन्ग जा रहे हो तो आपको y z से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है y और z कोऑर्डिनेट के। जब आप y पे चल रहे हो तो z पे चल रहे हो तो x के लिए। अब आप बोलो मैं तो बीच में चलूंगा, तो जब आप बीच में चल रहे हो तो इंडिपेंडेंट तरीका नहीं है, आपका मूवमेंट तीनों कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड। तो जो इंडिपेंडेंट तरीके हैं वो सिर्फ कितने होते हैं? 3। तो कोई भी चीज अगर ट्रांसलेट कर रही है तो उसकी 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। दूसरा, जब वो कर रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में से वो किस किस के अबाउट रोटेट कर रही है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूं मोनोटॉमिक गैस का, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए ये एक्सिस पास करो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो देखो अगर ये एक बड़ा स्फीयर होता तो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, वो होते हैं पॉइंट मासेस। क्या होते हैं? तो ये आप जानते हो इस डॉट में कितने सारे एटम होंगे? तो मैं तो इस डॉट को एक एटम मान लूं एक बार के लिए, और यहां से मैंने पास की एक्स एक्सिस, यहां से पास की वाई एक्सिस, यहां से पास की जेड एक्सिस। बताओ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो रोटेट करेगा ही नहीं। भांग पी के बैठे हो क्या हैं? मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, आप बोल रहे हो 90 डिग्री। चरस, शुद्ध सरस, उसके अंदर चरस। चलिए, तो पॉइंट मास है इसलिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते। तो एक सिंगल एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाली कितनी होती है? 0। और ट्रांसलेशनल वाली कितनी होगी? 3। तो बताओ टोटल एटम कितनी आएगी? 3। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस, नहीं ज्यादा चढ़ जाएगी। तो देखो सीवीएम मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना ज्यादा आसान होता है, एक बार आप देख लो। तो ये था मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके लिए कोई रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, 3 होती है ट्रांसलेशनल। इसलिए सीवीएम कितना हो गया? 3r/2। सीपीएम कितना हो जाएगा? 5r/2। और गामा कितना आ जाएगा? 5/3, दैट इज 1.67। अगर आपके पास एक डायएटॉमिक गैस हो तो गैस डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, कोई सी एटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी रहेगी? 3। डिफरेंस किसका आने वाला है? रोटेशनल का। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी। जो एक्सिस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर रही है वो उसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। देखो ये पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं कर रही है, इसके अबाउट कर सकता है। तो बताओ 3 में से 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। 3 ट्रांसलेशनल कितनी आ गई? 5। ट्राई एटॉमिक लीनियर जैसे CO2, ये एक्स एक्सिस ये इसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, ये वाई एक्सिस इसके अबाउट कर सकता है, ये जेड एक्सिस इसके अबाउट कर सकता है ना। बताओ कितनी रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। तो बताओ फिर से 5। इसके लिए सीवीएम कितना होगा? 5r/2, सीपीएम 7r/2, गामा की वैल्यू 7/5, दैट इज 1.4। यू वांट मोर? चलिए, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। तो देखो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर से SO2 हो गई, तो मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लूं, है? अब बताओ ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, पूरे मॉलिक्यूल कंटेन नहीं कर रही है। वाई एक्सिस के अबाउट भी कर सकता है, जेड के अबाउट भी कर सकता है। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक है, मान लो CH4 है। बताओ क्या कोई ऐसी एक्सिस है जो पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर ले? तो इसका मतलब 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन, टोटल कितनी हो गई? 6 की हो गई 3r, 4r, और ये बन गया 4/3, दैट इज 1.3। देखो मोनोटॉमिक के लिए गामा था 1.67, डाई के लिए 1.4, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.3। इसका मतलब गामा क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि गामा डिक्रीजेज विद फ्रॉम टॉप विद इंक्रीज इन एटॉमिसिटी। पीरियोडिक टेबल थोड़ी पढ़ रहे हैं यार।
आज सस्ता नशा किया है। ठीक खड़ा हो जरा। कोई डाउट है किसी को? तो अब आप ये CPM CVM को यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास SO2 गैस थी, इसका टेम्परेचर मैंने 30 केल्विन से बढ़ा दिया, 2 मोल SO2 गैस थी, बताओ इसकी इंटेंसिटी में चेंज कितना होगा? ये तो लॉटरी क्वेश्चन है। 2 मोल SO2 N CVM, SO2 is triatomic non-linear. VM 3R. 3R, so 3 into R, टेम्परेचर चेंज कितने का है? 30, N CVM डेल्टा T, 30 लिखा है। मैं आंसर नहीं करूंगा। अब अगर आपको आंसर कैलोरीज में देना है तो R के लिए क्या यूज करोगे? 2। अगर आपको आंसर जूल में देना है तो R के लिए क्या यूज करोगे? 8.314। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप CP और CV की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, ये मैंने आपको, अब मैं आपको डेल्टा U और डेल्टा H के बीच में एक रिलेशन सिखा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग फोन देख रहे हैं वो फोन रख दें, ठीक है? मेम्स बाद में पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है जहां से थर्मो में क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री दोनों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? हेडिंग डालें नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो देखो आप लोगों ने सीखा H इज इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस PV, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर लोगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल्टा H इज इक्वल्स टू बन जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। मैं चाहूंगा कि आप इसे इसी फॉर्म में याद रखें, यस सर, कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से आप उसे क्या कर लेना? चेंज कर लेना। देखो जैसे मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P बाहर आ जाएगा। तो बताओ डेल्टा H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम को बाहर निकाल लो, तो बताओ डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डेल्टा U प्लस V डेल्टा V। तो PV पूरा कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U। तीसरा आपसे बोलेगा फॉर गैसियस रिएक्शंस, क्या? गैसियस रिएक्शंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है? मोल्स बदलते हैं। नहीं, PV कांस्टेंट नहीं होगा, PV इक्वल टू द nRT। तो T कांस्टेंट है, N कांस्टेंट थोड़ी है। तो डेल्टा PV जब आप लिखोगे तो बन जाएगा डेल्टा nRT, तो R और T तो बाहर आ गया, बन जाएगा डेल्टा NGRT। क्या बन जाएगा? तो अल्टीमेटली यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है गैसियस रिएक्शंस के लिए। डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा N। सही है? तो ये 3 रिलेशन है, तीनों आप बना सकते हो। ये मोस्टली काम में आता है 80% टाइम्स, बाकी 20% टाइम्स ये काम में आते हैं। एक और छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं और बता रहा हूं आपको। हीट, कोई भी सिस्टम 2 कंडीशंस पे हीट लेता है, ये प्रूव अपन आगे कर लेंगे अभी जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब। कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम जो भी हीट लेगा या देगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। यस सर, फिर से बोलिएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम जो भी हीट लेगा या देगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अभी हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां बात कर लेंगे। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट लेगा या देगा वो उसकी एंथैल्पी के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार वो आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि एंथैल्पी चेंज बताओ, बोलेगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ, मतलब आपको क्या बतानी है? डेल्टा H। चलो आओ इन पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं छोटे छोटे, फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल गया तो आपकी लॉटरी है। मैं आपको बोल दूंगा ये रिएक्शन है, बताओ डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी इस रिएक्शन की? टेम्परेचर T पर डेल्टा NG 0, Mg equal to 0. डेल्टा NG 0 ही है। सही है? 0
मतलब डेल्टा यू क्या होंगे, बराबर। वेरी गुड, सबके सब गलत। अब आप फंस चुके हैं जाल में, सर मेंस के जाल में। सर आरटी कैसे हो जाएगा? ये है नयन और ये है चक्षु, और दोनों को खोलो और देखो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस ही नहीं है ना सर। हाँ मेरी गलती है, लेकिन भुगतोगे आप। कई बार किसी और का किया आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है ना? तो मेंस में चेक कर लेना, ये सबसे लुक्रेटिव ऑफर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम अभी सर कई जगह मिलेगा आपको, मोल कंसेप्ट में मिलेगा, वो बैलेंस करके देगा ही नहीं और आप जीरो करके होगा, नहीं आता। नहीं बैलेंस करो बैलेंस करो, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6 डेल्टा जे ले रही 1, तो आंसर आएगा R/T। नहीं यार उसने बोला बस ऐसे ही। ध्यान दीजिए जीरो इसका नहीं, अब नहीं आएगा जीरो। सही है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। इफ हीट evolved at constant volume for the combustion of ethane is 100,000 कैलोरी, ये चलो 100 किलो कैलोरी, then calculate heat evolved at constant pressure at 27 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस पे करवाई गई है, आपको हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर बतानी है। चलिए आंसर्स आए -98.5 प्लस 98.5 किलो प्लस 98.5 -1400 7 ऐसे ही कुछ है ना, -7। चलिए सबसे पहले हीट इवॉल्व कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6 क्या? अभी मैं चेंज गैस। आप थोड़ी चेंज करो, मौका ही नहीं मिलेगा, अब तो लॉक। इवॉल्व का मतलब माइनस होता है ना, हा माइनस O2 गैस, बताओ क्या क्या बनेगा? तो बैलेंस कर लें, 2CO2 गैस प्लस 3H2O वॉट 7/2 गैस 27 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? मुझे क्या पता क्या होता है। लिक्विड। इधर 7/2 अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता, तब हो गया, ये होता अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता, लिक्विड। तो भी आप रूम टेम्परेचर मानोगे और क्या लेकर चलोगे? लिक्विड। आज आप ब्लैकआउट से दिख रहे हो, बिल्कुल आपको लग रहा है क्या चल रहा है ये, हैं? हाँ वो दिख रहा है आपके चेहरे से। कोई नहीं, 4 और 3 7, ये कितना हो जाएगा? 7/2। अब निकालो डेल्टा NG की वैल्यू। 2 माइनस तो देखो 1 और 3.5 4.5, और ये तो भूल जाओ 2, सो 2 माइनस 4.5 इज -2.5 यानी -5/2 आ गया डेल्टा NG। तो बताओ डेल्टा H निकालना है आपको, तो और डेल्टा U दिया है, तो बताओ डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। बताओ डेल्टा U कितना? -100 किलो कैलोरी। वेरी गुड, -100 किलो कैलोरी, क्योंकि उसने बोला ना हीट इवॉल्व। डेल्टा NG कितनी है? -5/2। R की वैल्यू 2, टेम्परेचर है 300, 2 से गया 2, 1500, ये आएगा कैलोरी में, ये है किलो कैलोरी में, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 1000। मुझे पता था, मुझे आंसर बोला तो मुझे पता चल गया। मैं प्लस भी दे दिया था। अच्छा दिया हुआ किलो कैलोरी और क्या? -101.5 किलो कैलोरी। अब चढ़ना शुरू हो गया ना जो। चलिए तो ये कितना बचा? -101.2 101.5 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। मेरे दोस्त ये तो डेल्टा H की वैल्यू है, हीट आपको बतानी है हीट इवॉल्व्ड।
बस 101.5। तो हीट इवॉल्व कितनी होगी? 101.5 किलो कैलोरी। अरे छोड़ो यार। छोड़ो यार नहीं, आप सोचो, बहुत ज्यादा। आपने यहाँ तक सॉल्व किया मेंस में और फिर भी आपका आंसर गलत हो गया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टाइम अच्छे से वेस्ट करता है ना सर, हैं? टाइम अच्छे से वेस्ट करता है। बेसिक्स चेक करता है, कितने बेसिक्स हैं आपके? प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ रिमाइंड। कोई डाउट? कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना गेम हो तो देर नहीं लगेगी, ठीक है ना? गेम होता ही रहेगा। हाँ, मतलब गेम बजता ही रहेगा, बार बार होगा भी नहीं। उड़ा दो ये। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन, चलो। और लिक्विड, ऐसे लिखो, प्रेशर ऑन अ लिक्विड is increased from 1 atm to 11 atm at constant volume of, let's say, 10 liter. If the heat supplied in the process is, चलो बाहर कर लो इसको भी। यस सर। एटीएम तो जाए, बाहर में चलते हैं। इन द प्रोसेस इज, बोलो कितनी हीट दूं? 100 नहीं 0 20 किलो जूल। 20 किलो जो हीट सप्लाई। अच्छा, ये टाइप की चीज में कुछ होता है। कैलकुलेट डेल्टा एच। हीट सप्लाई में कुछ है? हीट सप्लाई प्लस माइनस में लगाओ दिमाग। हीट सप्लाई। आंसर 30 किलो जूल है। 30 है सर। 30 किलो जूल। 30 किलो जूल। किलो जूल। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रेशर ऑन लिक्विड इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 11 बार एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर चेंज किया है, तो बताओ डेल्टा एच इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा? डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। सही है। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो तो निकालनी है। डेल्टा यू कितना? प्लस 20। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। डेल्टा पी 10, ये बनेगा बार इंटू लीटर। इसको बदलो जूल में, तो इंटू 100, और फिर पूरे को बदलो किलो जूल में। 30 किलो जूल। तो करेक्ट आंसर आ गया 30 किलो जूल। यस सर।
समझ में आया? किसी को डाउट? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको डील करना आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हम इस चीज़ों को आपको, बट अभी आप नॉर्मल से एग्जांपल समझें। यहाँ से एक चीज़ आपको लेकर चलनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। so, चलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चौक है, मुझे इसको उठाना है, उठा दिया। पता है प्रोसेस स्लो था या फास्ट? ठीक है। अब आप इसकी जगह मुझे एक 100 किलो का रॉड दे दो, बताओ मैं उसे ऐसा ही उठा दूंगा? नहीं उठा सकता ना, है ना। उसको उठाने में मेरे पसीने छूट जाएंगे, हो सकता है मैं उठा भी ना पाऊँ। तो पूरी ताकत लगा के धीरे धीरे, एक हाथ से तो उठा ही पाऊँ, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, उसमें पूरी घर वालों को याद करे, सारा दम लगाना पड़ेगा मेरे को, तब जाके धीरे 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 मैं पूरा दम लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचूंगा। कैसे उठा रहा हूँ मैं? यूँ उठाऊंगा और फिर रुक जाऊँगा, फिर वापस उठाऊंगा, फिर रुक जाऊंगा, फिर अपने शरीर की सारी एनर्जी खींचूंगा, फिर थोड़ा दम लगाऊंगा, फिर यहाँ पहुँचूंगा, फिर एक और बार दम लगाऊंगा। इस तरह धीरे धीरे दम लगाते 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 मैं यहाँ पहुँच गया। और यहाँ आते ही आपने 5 किलो और रख दिए, बताओ क्या होगा? धड़ाम से वापस नीचे पहुँच जाऊँगा। तो इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? पहला प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोसेस उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर आप पहले प्रोसेस को देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो था इरिवर्सिबल, और दूसरे को आप देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो कैसा है? रिवर्सिबल। पहले प्रोसेस को अगर हम देखें तो देखो इसका वेट नीचे काम कर रहा है, मेरा फोर्स ऊपर काम कर रहा है, तो मैं ड्राइविंग फोर्स हूँ, वेट अपोजिंग फोर्स है। पहला केस जब ये 5 ग्राम का होल्डर है तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रोसेस बहुत छोटे से टाइम में कंप्लीट हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या होगा? बहुत ज़्यादा। जब आपने इसको 100 किलो में बदल दिया, अब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा तो है, तभी तो ये ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। अगर अपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन है तो ड्राइविंग फोर्स 10.01 न्यूटन ही है। समझ पा रहे मेरी बात को? और जैसे ही आपने ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा के 10.1 न्यूटन कर दिया, सिस्टम वापस से कहां पहुंच जाएगा? अपनी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो क्योंकि इसमें सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट पर पहुंच पा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। तो आप तो टाइम रिस्पेक्ट में ध्यान रखें, ऐसे प्रोसेस जो बहुत स्लो होते हैं उन्हें हम कौन से प्रोसेस बोलते हैं? रिवर्सिबल। जो बहुत फास्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। जैसे मान लो आप थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल लेते हैं, सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, बाहर से लग रहा है पी एक्सटर्नल, और मान लो गैस का होना है एक्सपेंशन, तो इधर से पी गैस लग रहा होगा। बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन? एक्सपेंशन होना है तो पिस्टन बाहर जाएगा, तो पी गैस तो क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। तो बताओ यहां पर जो पी गैस होगा वो पी एक्सटर्नल से बहुत छोटे से अमाउंट से ज्यादा होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पी गैस अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? पी एक्सटर्नल के। बोलो समझ में आता है? इरिवर्सिबल, अब डायग्राम बनाने की जरूरत तो है ही नहीं, पर आप समझ पा रहे हो, यहां पर जो पी गैस है उसकी वैल्यू पी एक्सटर्नल से क्या होगी? बहुत ज्यादा। ड्राइविंग फोर्स इज मच हायर देन अपोजिंग फोर्स। बोलो समझ में आता है? कोई डाउट है किसी को? तो हम यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है होता है वर्क के फॉर्मूले में। किस में आता है? देखो हमने सीखा अभी तक कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक, सेम वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब ध्यान से समझना, डायग्राम तो खैर मुझे यहां पर भी बनाना पड़ेगा। चलिए यहां पर क्या होगा? पिस्टन बहुत धीरे धीरे बाहर मूव कर रहा होगा। जैसे पिस्टन बाहर मूव कर रहा होगा, गैस का प्रेशर गैस के वॉल्यूम के साथ बदल रहा होगा, और वो कैसे बदल रहा होगा वो आप आराम से बता सकते हो, प्रोसेस बहुत धीरे चल रहा है। ठीक, तो यहां पर एक चीज तो मैं से बोल सकता हूं कि देखो पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तो माइनस पी गैस इंटू डी वी।
और दूसरा, गैस का प्रेशर लगातार देखो वॉल्यूम के साथ बदल रहा है, मतलब गैस का प्रेशर वॉल्यूम का एक फंक्शन है। तो अब मुझे अगर ओवरऑल वर्क चाहिए तो मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ यहां से W रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P गैस इंटू dV। और कुछ आपको याद रहना रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए, ये रिवर्सिबल के लिए वर्क का फॉर्मूला है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P गैस dV। रिवर्सिबल का वर्क हम बिना इंटीग्रेट के नहीं निकालेंगे। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो अपने आप बाहर आ जाएगा, पर हमें उससे वो नहीं है। इररिवर्सिबल, ये क्या होगा, आप देखो P गैस पिछले से बहुत बड़ा होगा। जैसे मान लो अभी दोनों जगह 10-10 ATM है, ये प्रेशर ड्रॉप करके मैंने 1 ATM कर दिया। बताओ पिस्टन बहुत धीरे धीरे चलेगा, बहुत तेज भागेगा। तो जब भी बहुत तेज भागता है तो गैस का प्रेशर एब्रप्टली चेंज होता है, आप उसको वॉल्यूम के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ, हम इतना बोल सकते हैं कि जैसे मैंने प्रेशर 1 ATM ड्रॉप किया तो गैस का प्रेशर तो बदल रहा है, लेकिन P एक्सटर्नल क्या है आपका, कांस्टेंट है। यानी पूरे प्रोसेस में P एक्सटर्नल क्या बना रहता है, कांस्टेंट। तो यहां जब हम dW लिखते हैं तो माइनस P एक्सटर्नल, इंटीग्रेट करो, बताओ P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो यहां से आपके पास इररिवर्सिबल का फॉर्मूला बनता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B। तो बस आपको यही डिफरेंस समझना है, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है। अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, आपको इररिवर्सिबल का वर्क निकालना है, उसका एक ही फॉर्मूला है, क्या, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। बोले समझ सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में वर्क का क्या होता है, डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये भी आप ध्यान रखना कि सिस्टम एंड सराउंडिंग are in equilibrium at every stage of process। ठीक, दूसरा, we can draw a PV graph only for रिवर्सिबल प्रोसेस। एक इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप कभी भी पीवी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो अगर पीवी ग्राफ बना हुआ है तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का पीवी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। और तीसरा, ये आप बचपन से सीखते हो, फिजिक्स के अंदर भी सीखा आपने कि ग्राफ का जो एरिया होता है, यहां लिख लेता हूं मैं, कि एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वो आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां से वर्क डन का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर आप देख लेना कि एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन, उस हिसाब से आप वर्क का साइन निकाल सकते हो। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क आएगा नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। बोलो, कर सकते हैं इतनी चीज। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, वो आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, मैं बना के प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। देखो, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, ये बहुत काम की चीज है। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, इसमें भी 2 केस बनेंगे जो याद रखना बड़ा ही आसान है। हम पहले बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन। चलो, तो ये आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बना रहा हूं। ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताई कि मैं कंपेयर कर पाऊं। तो मान लो ये ग्राफ बनाया मैंने, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल था, आप यहां से यहां आए। बताओ ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल। क्यों, ग्राफ बना पा रहा हूं। देखो, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन लिख रहा हूं, तो ये तो प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल। अब अगर मैं इसी प्रोसेस को इररिवर्सिबली करवाता तो उसका ग्राफ तो नहीं बना सकता, लेकिन उसके प्रोजेक्शन बना सकता हूं। देखो मैंने क्या किया है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हुआ है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मैंने आपसे कहा था ये 10 ATM है और ये भी 10 ATM है, इसको एक्सपेंड करने के लिए मैंने इररिवर्सिबली एकदम से इसका प्रेशर कितना ड्रॉप कर दिया, 1 ATM। और जैसे ही मैंने प्रेशर 1 ATM ड्रॉप किया, पिस्टन बहुत तेजी से भागेगा अपने फाइनल वॉल्यूम की तरफ। तो सेम वही काम हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये गैस का इनिशियल प्रेशर था,
बताओ मुझे एक्सपेंशन करवाना है, प्रेशर बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? आप मैं बोलता रहा हूं, आप सुनते जाओ, बोलते जाओ, याद नहीं रखना। जो याद रखना है वो आपको अभी दिख जाएगा अपने आप। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको, याद बहुत कम चीजें रखनी है। तो बताओ प्रेशर ड्रॉप करूंगा, तो ड्रॉप करूंगा तो यहां से नीचे जाऊंगा ऐसे, और जैसे मैंने प्रेशर ड्रॉप करके मान लो 10 atm से 1 atm पर आया, तो 1 atm पर आते ही गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और वो यहां पहुंच जाएगा। तो ये इररिवर्सिबल का प्रोजेक्शन है। क्या है? ग्राफ नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिंक वाले ग्राफ का एरिया और ग्रीन वाले ग्राफ का एरिया, तो किसका एरिया ज्यादा आएगा? ग्रीन वाले का। इतना खतरनाक? हाँ वही नशा ही, और क्या। कलर ब्लाइंड नहीं, कलर चेंज। वो होता ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। चलिए खैर, आपको दिख रहा है इसका एरिया ज्यादा है, तो इसका एरिया ज्यादा है मतलब रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इररिवर्सिबल से ज्यादा। अब आप एक याद रख लो सिर्फ, एक्सपेंशन। कंप्रेशन केस में क्या हो जाएगा? उल्टा। वो मैं आपको प्रूव करके तो दिखा देता हूं। अगर आप कंप्रेशन की बात करोगे तो कंप्रेशन में क्या होगा? वही हम पीवी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो मान लो हम यहां से यहां जा रहे हैं ऐसे, तो ये इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। अब बताओ जब कंप्रेशन कर रहे हो तो प्रेशर कम करोगे या बढ़ाओगे? लाहौल बिला कुव्वत। कंप्रेस करो तो प्रेशर बढ़ाओगे, ये तो कंप्रेस होगा। कम करके कौन सा कंप्रेशन? हाँ, तो बताओ आप इस पॉइंट से नीचे जाओगे ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, और फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब बताओ किसका एरिया ज्यादा आएगा? इसका मतलब कंप्रेशन के लिए किसके वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इररिवर्सिबल। तो आप एक याद रख लो, दूसरा उसका अपने आप उल्टा हो जाएगा। तो आप याद रखना, एक्सपेंशन के लिए हमेशा रिवर्सिबल का वर्क इररिवर्सिबल के वर्क से क्या होता है? ज्यादा, और कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। साइन, एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क कैसा आने वाला है? नेगेटिव। कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। बोलो कर सकते हैं। तो इतनी चीज, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिवर्सिबल वर्क हमेशा आप इंटीग्रेट करके निकालोगे, और इररिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस। जिस लैंग्वेज से पहचान लोगे आप, अ गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना, मतलब वो इररिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में तो आपको लिख के देगा कि भाई साहब रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल में ऐसा लिख के देगा कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जहां ये लैंग्वेज मिल गई वो प्रोसेस आपका कैसा है? इररिवर्सिबल है। बोलो समझ में आता है? सबसे पहले आपको दो डिफरेंस समझ में आने चाहिए। कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर वो जैसे कि एरिया निकालने के बाद अगर कंप्रेशन में है ना सर, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है ना, तो पूरा एरिया निकालने के बाद एक माइनस लगाना है क्या? हाँ, वर्क निकालने के लिए कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर अब एक एक प्रोसेस से डील करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो भी सीखा ना उस सबको हम यूज करने वाले हैं अब। तो अब डालें एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखो पहला आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोचोरिक। चलिए, तो आइसोचोरिक में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो डब्ल्यू भी क्या हो गया? जीरो। तो बोल दे कई बार आपसे रिजिड कंटेनर, क्या बोलेगा? ध्यान देखना, क्लोज्ड और रिजिड कंटेनर में बहुत फर्क होता है। क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर उसने रिजिड कंटेनर बोल दिया तो बताओ वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब अगर वर्क डन जीरो है तो आप बात करो FLTD से। FLTD बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस W। क्या हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं? बोलो हाँ। तो हम Q की जगह QV लिख लें। बताओ वर्क डन कितना है? तो बताओ QV किसके इक्वल होगा?
थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, यानी कोई भी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट लेगा या देगा वो उसके एनर्जी चेंज के बराबर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हीट रिलीज हुई तो डेल्टा यू नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा यू कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके अलावा अगर आप इसका पीवी ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, कांस्टेंट वॉल्यूम में इस तरह ग्राफ बन जाएगा, और कुछ इसमें करने का है नहीं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। सेकंड इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहां कुछ जीरो नहीं होगा, जैसे वहां W जीरो के यहाँ कुछ भी जीरो नहीं होता है, लेकिन हाँ यहां से आप कुछ प्रूव कर सकते हो। देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, यहां फॉर्मूला सेम बनेगा। W का फॉर्मूला क्या बन जाता है? माइनस पी एक्सटर्नल, या फिर P इंटू सिंपली क्या लिख सकते हो? V2 माइनस V। ठीक है, यानी वर्क डन का फॉर्मूला, ध्यान देना, वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हो माइनस पी डेल्टा V। और अगर एक आइडल गैस है तो PV को हम लिख सकते हैं nRT, तो माइनस पी डेल्टा बन जाएगा माइनस NR डेल्टा T। V तो यहाँ आ गया ना। तो एक आइडल गैस के लिए ये बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, P डेल्टा V को आपने NR डेल्टा T में बदल दिया। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लोग फंस जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 मोल CO2 गैस है, इज एक्सपेंडेड फ्रॉम, या हीटेड लिख लो, इसे एक्सपेंडेड भी लिख सकते हो, 300 केल्विन टू 600 केल्विन। कैलकुलेट वर्क डन। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दूं, तो देखो कांस्टेंट प्रेशर है, 600 R। हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस NR डेल्टा T। P डेल्टा V को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? NR डेल्टा T लिख सकते हैं ना। तो यहाँ वैल्यूज रख दो, माइनस N की वैल्यू 2, R की वैल्यू R, टेम्परेचर चेंज कितना है? माइनस 300, सॉरी प्लस 300, 600 माइनस 300 है ना, हीट कर रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 600 R। अब अगर कैलोरीज में देना है तो R की वैल्यू 2, जूल्स में देना है तो R की वैल्यू 8.314 कर सकते हैं। कोई डाउट? चलिए बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? सही है। तीसरा इस पे हम लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ फ्रॉम FLTD। FLTD क्या बोलता है? डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस। क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे खेल रहे हैं तो QP लिख लूं। तो देखो डेल्टा U इज इक्वल टू QP। बताओ W का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस P इंटू V2 माइनस V1। इसको इधर भेज दो। बताओ QP इक्वल टू क्या बन गया? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अरे ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये किसके बराबर होता है? डेल्टा H। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था हाँ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम जो भी हीट लेगा या देगा वो उसकी एनर्जी चेंज के बराबर होगी, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट लेगा या देगा वो उसकी एंथैल्पी में चेंज के बराबर होता है। तो QP हो गया डेल्टा U के बराबर, और सॉरी QP हो गया डेल्टा H के बराबर, और QV किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर। बोलो कोई डाउट? तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये आपसे पूछ सकता है, इस पे आप जरूर ध्यान दें। ठीक, वर्क डन इन अ गैसियस रिएक्शन। ध्यान दें, मान लो आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है जिसमें आपने उसके N1 मोल्स ऑफ A लिए हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है N2 मोल्स ऑफ B में। ठीक है, तो देखो मोल्स N1 से N2 बदल रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कैरी करवाई जाती हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन में वर्क डन निकालूं तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी क्या होगा? मान लो A गैस पूरी पूरी B में बदल गई, सो वॉल्यूम ऑफ B गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ A गैस, और लिख सकता हूं P को मल्टीप्लाई कर दो,
तो बन जाएगा माइनस PVB माइनस PBA। सही है, ऐसा करो माइनस को तो बाहर ही रख लो। सो माइनस, बताओ P की जगह लिख सकता हूँ nRT, सो मोल्स ऑफ B इंटू RT, टेम्परेचर तो सेम ही है, माइनस मोल्स ऑफ A इंटू RT। कुछ कॉमन आ रहा है? RT को बाहर निकालो, अंदर बच गया NB माइनस NA। बताओ NB, हाँ अरे वाह। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस डेल्टा NgRT। तो अगर आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है और आपसे कह दिया कि इसका वर्क डन निकालो, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, माइनस डेल्टा NgRT। बस प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए वर्क डन का यही फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 3 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड या मेटल, मेटल तो सॉलिड ही होती है, इज ड्रॉप्ड इन aqueous HCl solution at 27 degrees Celsius. Calculate the work done if first reaction is carried out in a rigid container. दूसरा, रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। हाँ भाई बताओ पहले का आंसर। -2700। फर्स्ट का आंसर तो कितना हो गया? 0। बिल्कुल सही है भाई। कंटेनर रिजिड है, डेल्टा भी 0। रिजिड कंटेनर तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होगा? 0। ये बहुत हाँ नहीं, कॉमन नहीं, दिखेगी नहीं, ये तो भावनाओं से खेलने वाला क्वेश्चन है। बढ़िया से आपको पूरा क्वेश्चन लिख कर चुपचाप से लास्ट में देख रहे रिजिड कंटेनर, या तो शुरू में लिख देगा, ऐसे बोलेगा इन अ रिजिड कंटेनर N2 गैस या NH3 गैस इज डीकम्पोज्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वर्क डन। तो पहले तो कुछ लोगों को ये नहीं पता वो डेल्टा NgRT लगाना है, जिनको पता है डेल्टा NgRT लगाना है वो रिजिड नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ें, छोटी मोटी गलती करेंगे। कंटेनर रिजिड है तो कोई सी भी रिएक्शन हो रही है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0। क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये देखो सिलेंडर, ये देखो पिस्टन, पिस्टन आगे पीछे जाएगा, कंटेनर है तो क्लोज्ड, लेकिन इसका वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां वर्क डन कैसे निकालोगे? यहां लगाओगे फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT। अब देखो सेल्फ सर्विस है, रिएक्शन भी खुद ही लिखनी है, बैलेंस भी खुद ही करना है, और डेल्टा Ng भी खुद ही को निकालना है। तो एल्यूमिनियम मेटल +3 HCl जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 +3/2 H2 एक्वस प्लस 3/2 H2 गैस। तो देखो मुझे तो बाकी सब एक्वस एक्वस सॉलिड नजर आ रहे हैं, तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है? 3/2, लेकिन यह है 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए। 1 मोल एल्यूमिनियम काम में आना है। बताओ रिएक्शन में कितना एल्यूमिनियम काम में आ रहा है? 3 मोल। बताओ फॉर 3 मोल कितना होगा? 9/2। सो डेल्टा Ng के लिए हो जाएगी 3/2 इंटू 3, दैट इज 9/2 होगा। अब लगा दो फॉर्मूला। सो माइनस 9/2, R के लिए R रख लेते हैं, टेम्परेचर कितना हो गया? 300। सो 2700 माइनस 1450 R। -2700, अच्छा सॉरी 1350। डेल्टा Ng नहीं पॉजिटिव है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। कर सकते हैं। चलिए तो ये थे आपके 2 प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का एक जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया इसलिए पूछ सकता है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? रिएक्शन भी आप ही को लिखनी पड़ेगी, बैलेंस भी आप ही को करना पड़ेगा, सब कुछ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 मोल मीथेन है, मैंने उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे जलाया, बताओ वर्क डन क्लोज कंटेनर में। 2 मोल मीथेन को जलाया 27 डिग्री सेल्सियस पर,
तो जलाओ भाई जलाओ, 2 मोल मीथेन, मीथेन को जलाओगे तो CH4 गैस होती है, O2 भी गैस होती है, इससे मिलेगी CO2 भी गैस होती है, लेकिन वाटर क्योंकि टेम्परेचर कितना है 27, बैलेंस करो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2H2O 2 2 4 2, डेल्टा Ng ये तो लिक्विड, सो 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2, बट ये है 1 मोल मीथेन के लिए आपने कितना यूज किया है 2 मोल, बताओ 2 मोल Ng -4, वर्क डन का फॉर्मूला -डेल्टा NgRT, सो -4 इंटू R इंटू 300, 1200 R। कर सकते हैं, कोई डाउट? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये क्या होता है, कैसे इनसे डील करना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।